समझ गए आप सब लोग? मैं ये कह रहा हूं कि हमारे स्टोमक के अंदर जो है, जैसे अभी आपको बताया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन दोनों रिलीज हो रहे हैं। तो वो पेप्सिन हमारे स्टोमक की लेयर को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि म्यूकस की लेयर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, और वो म्यूकस की लेयर क्या काम करती है, इसको रोकती है डाइजेशन से। वो म्यूकस की लेयर कितनी स्ट्रोंग होएगी, कितनी ज्यादा बनेगी, उसका मल्टीप्लिकेशन किस पे डिपेंड करेगा? प्रोस्टाग्लैंडिन पे डिपेंड करेगा। तो अब हम कह रहे हैं कि यहां जो प्रोस्टाग्लैंडिन बन रहा है वो कैसा बन रहा है? बेनिफिशियल प्रोस्टाग्लैंडिन बन रहा है, जो हमारी बॉडी के ऑर्गन को बचा रहा है। वो किससे बनता है बेटा? वो कोक्स 1 एंजाइम से बनेगा, साइक्लोऑक्सीजनेज 1 एंजाइम से बनेगा। लेकिन हमारी बॉडी में यहाँ पे जो पेन, इन्फ्लामेशन और फीवर, उसके लिए जो आपका पर्टिकुलर प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है वो किससे बनता है बेटा? कोक्स 2 एंजाइम से बनेगा। जो साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम है वो दो टाइप का है, एक कोक्स 1 है, एक कोक्स 2 है। कोक्स 1 तो क्या काम करता है? बेनिफिशियल है। जैसे स्टोमक का हमने एक एग्जांपल बताया, वहां म्यूकस की लेयर बनाता है, सेम ऐसे ही किडनी के अंदर भी ये म्यूकस की लेयर बनाता है ताकि किडनी डैमेज नहीं हो, है ना। किडनी के अंदर जो हमारा नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के अंदर पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिव डक्ट, उसके अंदर भी म्यूकस की लेयर होती है, तो वहां ये बनाएगा। एक प्लेटलेट एग्रीगेशन को ये प्रमोट करता है, अभी हमने देखा था। तो अलग अलग बॉडी में बेनिफिशियल प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी बनने चाहिए। इसके अलावा जैसे फीमेल के अंदर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी प्रोस्टाग्लैंडिन्स, है ना, आपका रिलीज होता है। साथ में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूट्रस पे ये और रिलीज होता है, जिसमें यूट्रस में कंट्रैक्शन कराता है। तो हम सब ये नहीं कह सकते कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो आपका इंफ्लेमेटरी मीडिएटर है वो हमेशा पेन, इन्फ्लेमेशन, फीवर ये सब कराएगा। ये किस चीज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है? ये कुछ बेनिफिशियल इफेक्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो अब मैं ये कह रहा हूं कि यदि हमने कोई ऐसी पेन किलर दे दी, मान लो आपको फीवर हो गया है, तो आपने कालपोल के साथ में या पैरासीटामोल के साथ में पेन भी हो रहा है तो हमने आइबुप्रोफेन दे दिए या डाइक्लोफिनेक दे दिए। तो ये जो डाइक्लोफिनेक है, आपने अभी पेपर में पढ़ा होगा 4-5 साल पहले कि हमारे यहाँ पे राजस्थान में या पर्टिकुलर पूरे इंडिया के अंदर जो गिद्ध है, गिद्ध जानते हो ना बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। उनकी क्वांटिटी डे बाय डे बहुत कम होती जा रही है। और हमारा पूरा जो बायोलॉजिकल सर्किल है, जो लाइफ साइकिल है, वो पूरी डिपेंड करती है कि सारे एनिमल्स होने चाहिए। अगर उस साइकिल को आप एक जगह ब्रेक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका वो पूरा सिस्टम ही रप्चर हो जाएगा। तो गिद्धों की क्वांटिटी कम क्यों हो रही है? क्योंकि गिद्ध क्या करते हैं बेटा? मांस खाते हैं। किसका? डेड एनिमल्स का। तो अभी हम क्या काम कर रहे हैं, ज्यादातर जब इन्फ्लामेशन होता है, जैसे एनिमल्स होते हैं, उनको भी हम क्या करते हैं? डाइक्लोफिनेक दे रहे होते हैं। और वो डाइक्लोफिनेक उसकी बॉडी में प्रेजेंट है, जब वो मर जाता है और उसको गिद्ध खाते हैं तो उनके अंदर भी वो डाइक्लोफिनेक चला जाता है, और इस वजह से उनकी डेथ हो रही है। ठीक है, अगर हम भी 1 महीने लगातार यदि कोई पेन किलर ऐसी ले लें जो कोक्स 1 कोक्स 2 दोनों को इनिबिट कर रही हो, तो 100% हमारे स्टोमक के अंदर भी क्या होगा? वो म्यूकस की लेयर नहीं बनेगी, किडनी में भी नहीं बनेगी, तो हमें अल्सर हो जाएंगे, घाव हो जाएंगे, और हमारी किडनी फेलियर हो जाएगी। तो कौन सा लेना चाहिए बेटा हमारे को? कौन सा वाला पेन किलर लेना चाहिए, जो दोनों को इनिबिट करे या कोक्स 2 को इनिबिट करे? कोक्स 2 को इनिबिट करे। वेरी गुड, है ना। तो कोक्स 2 को इनिबिट करे वही, क्योंकि वही पेन, इन्फ्लामेशन और फीवर के लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल है। तो अब मैं वापस से एक बार प्रेजेंटेशन आपको दिखा रहा हूं। अभी जो लेटेस्ट में पेन किलर्स आ रही है वो कोक्स 2 को ही इनिबिट करती है, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होंगी। अभी जैसे आप देखते हो निमेसुलाइड नाइस आती है, या रोफेकोक्सिब, सेलेकोक्सिब, ये सब आती है, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होंगी। तो ये आपको दिख रहा है, तो इसके आपको एक्शन पता होने चाहिए कि क्या क्या है। इसी तरह से जैसे देखिए आपका बेटा थ्रोम्बोक्सिन,
है ना। ये जो थ्रोम्बोक्सिन A2 है, ये क्या काम करता है, ये वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है और प्लेटलेट एग्रीगेशन करता है। इसी वजह से जिसको हार्ट अटैक आता है बेटा, या किसी को मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन हुआ होता है, वो क्या होना चाहिए, उसके ब्लड के अंदर ये एग्रीगेशन ज्यादा होने लग जाता है, जिससे ब्लड क्लोट हो जाता है। अभी कोरोना में भी कह रहे हैं कि इस तरह का एग्रीगेशन ज्यादा करवा रहा है वो वायरस। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज थ्रोम्बोक्सिन A2 की वजह से हो रहा है। तो यदि हम इसको इनिबिट कर दें तो प्लेटलेट एग्रीगेट्स नहीं होंगी, जिससे हमारे के अंदर इस तरह के थ्रोम्बस फॉर्मेशन नहीं होंगे। तो इसी वजह से लो डोज ऑफ एस्पिरिन रेगुलरली ऐसे पेशेंट को दी जाती है जिसको मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन, जो आपके सिलेबस में भी है इस साल, या जिसको हार्ट फेलियर का चांसेज हुआ है, उन पेशेंट्स को, या एंजाइना का अटैक आया, उन पेशेंट को हम लो डोज में एस्पिरिन देते हैं। क्यों? क्योंकि थ्रोम्बोक्सिन A2 क्या काम कर रहा है, प्लेटलेट एग्रीगेशन को बढ़ा रहा है। बाकी इनके एक्शन तो हमने पढ़ लिए थे। फिर एक आपका मीडिएटर्स और रिलीज होता है, वो फ्री रेडिकल के साथ प्रोस्टाग्लैंडिन जब रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, रिजोल्विन। और रिजोल्विन क्या काम करता है, इट इनहिबिट प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनिन्स। यहां से जो साइटोकाइनिन्स रिलीज होता है उसको रोकता है। तो ये हमारे ऐसे हो गए जो सेल डेराइव्ड प्रोस्टाग्लैंडिन्स और थ्रोम्बोक्सिन A2 और रिजोल्विन क्या काम है और वो कैसे इन्फ्लामेशन करेगा। ये समझ में आ गया बेटा? यस सर। यस सर। अब इसमें दूसरे मीडिएटर्स और हैं। एक मीडिएटर्स नेक्स्ट जो आपके हैं, ये आपके कहलाते हैं ल्यूकोट्राइन्स। जैसे जब हमें अस्थमा होता है तो ल्यूकोट्राइन्स बनते हैं। तो अगेन सबसे पहले सेल इंजरी होगी तो एराकिडोनिक एसिड बनेगा, अभी हमने कहा था। लेकिन ये जब एराकिडोनिक एसिड जब कोक्स के साथ रिएक्ट कर रहा था तो प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन्स और प्रोस्टासाइक्लिन बन रहे थे मीडिएटर्स। लेकिन जब ये लोक्स के साथ रिएक्ट करेगा, लोक्स क्या है, लाइपो ऑक्सीजनेज, इसको हम लोक्स बोलेंगे। तो जब लाइपो ऑक्सीजनेज इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, 5-HPETE इस तरह का केमिकल बनाएगा। और वो फिर बनाएगा ल्यूकोट्राइन्स। LT मतलब ल्यूकोट्राइन्स। तो ल्यूकोट्राइन कई टाइप के होते हैं, ल्यूकोट्राइन A4, ल्यूकोट्राइन B4, ल्यूकोट्राइन C4, D4, E4 एंड लाइपोक्सिन। तो जो ल्यूकोट्राइन B4 है, ये कीमोटैक्सिस अप्रोच और सेल एडिरेंस को प्रमोट करता है। जबकि LT-C4 और D4 होता है, वो स्मूथ मसल में कंस्ट्रिक्शन करता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करता है और वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ा देता है। तो यदि हमें अस्थमा आ रहा है तो अस्थमा के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, LT-C4 और D4। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इनका एक दूसरा नाम और है, SRX, स्लो रिएक्टिव एनाफाइलेक्सिस। एनाफाइलेक्टिक शॉक का मतलब होता है उस पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो जाए। तो वो क्यों हो रही है, बिकॉज उस साइट पे LT-C4 और LT-D4 या इस तरह के ल्यूकोट्राइन्स बनते हैं। ये समझ में आ गया बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो यहां तक हमने सर्टेन मीडिएटर्स पढ़ लिए हैं जो हमारे हाफ हो गए हैं, हाफ और बचे हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं।